हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आइए देखिए, आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। वो है हमारा चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो कुछ मेटल और नॉन मेटल आप ऐसे ही नॉर्मली जानते भी होंगे, क्योंकि अगर मेटल बोलते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आयरन का इमेज आता है, स्टील का इमेज आता है, कॉपर का इमेज आता है ना। तो ये सब क्या है? मेटल्स, ठीक है। और फिर नॉन मेटल, बाकी जो भी चीज़ आप देखते होंगे कई सारी चीज़ें, वो भी क्या है? नॉन मेटल है। तो चलिए एक्चुअल में साइंस की लैंग्वेज में मेटल किसे बोलते हैं उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो वो तो आप सिर्फ बोलते हैं वो जो आयरन है वो सिर्फ मेटल का एग्जाम्पल है, लेकिन एक्चुअल में मेटल किसे बोलते हैं इसका डेफिनेशन आपको नहीं पता है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ अपने साइंस के बुक में पढ़ेंगे। बाकी जो आप बोलते हैं वो एग्जाम्पल है, वो डेफिनेशन नहीं है। क्लियर हुआ? तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल की क्या देखेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स जिसको हम बिना कोई केमिकल रिएक्शन के ही पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो कह रहा जो इजी वे है, इजीएस्ट वे मतलब जो सबसे आसान तरीका है किसी भी सब्सटेंस को ग्रुप करने का। ग्रुप मतलब जैसे कई सारी चीज़ें हैं हमारे पास, इंसान है या कोई बिल्ली है, गाय है, भैंस है, हम किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी बाहर से देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को कि वो किस तरीके से खाता है, किस तरीके से कपड़े पहनता है, नहीं पहनता है, कैसे चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोले? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम बाहर से देख के बोलते हैं ठीक है, ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप इंसान का है, फिर कोई गाय का ग्रुप है, भैंस का ग्रुप है, ठीक है। तो वही कह रहा है जो सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ को ग्रुप करने का, तो वो है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम कंपेयर कर दें, यानी बाहर से हम देख ले कि हाँ ठीक है, इसमें क्या है। कोई भी चीज़ कितना गर्म करने पे कितना जल्दी पिघल रहा है या नहीं पिघल रहा है, या उसको काटो तो कैसे कट रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आइए देखते हैं आगे। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। और इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे? ये देखिए हमारे पास एक्टिविटी होगा 3.1 to 3.6। तो इसका मतलब क्या हुआ? चैप्टर 3, ठीक है। 3.1 का मतलब क्या हुआ? चैप्टर 3 एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है। अगर आपको पहले से पता था तब भी कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता था तब भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये जो 3.1 या 3.6 है इसका मतलब क्या है। क्लियर हुआ? तो ये एक्टिविटी 3.1 का मतलब क्या हुआ? चैप्टर 3 का फर्स्ट एक्टिविटी। फिर इसके बाद जो एक्टिविटी आएगा उसका नंबर कितना आएगा? एक्टिविटी 3.2, ठीक है, यानी चैप्टर 3 एक्टिविटी नंबर 2। यानी कि इस तरीके से हमारे पास 6 एक्टिविटी आएगा। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। और वो मेटल कौन कौन से? आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट इज ईजिली अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें लगभग हमारे आसपास में है, ठीक है। सारे तो है नहीं लेकिन कुछ है। तो कह रहा जो भी आपके आसपास अवेलेबल है उनको क्या कर लीजिए, आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, अपने पास रख लीजिए। फिर देखिए क्या करना है। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। तो कह रहे हैं जो भी आप सैंपल लेंगे सभी का अपीयरेंस देखना है। अपीयरेंस मतलब वो कैसा दिख रहा है। क्लियर हुआ? कि पहले कैसा दिखता है। फिर देखिए क्या कह रहा है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। तो कोई भी मेटल है पहले तो कुछ और तरीके का हो सकता है कि दिखेगा, फिर अगर आप उसको रगड़ देंगे, सैंड पेपर यानी रेगमाल होता है, ठीक है, जिससे हम घिस के साफ़ करते हैं, ठीक है। तो उससे रगड़ के हमें साफ़ कर देना, घिस के साफ़ कर देना। तो हमें क्या दिखेगा? तो आपको पता ही है रगड़ने के बाद कैसा है, वो चमक जाता है ना। तो वही देखिए लिखा हुआ, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। कह रहा है कोई भी मेटल अगर अपने प्योर स्टेट में है, यानी अगर वो प्योर फॉर्म में है तो क्या होता है? वो चमकता है, शाइन करता है। देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। और ये जो चमक है मेटल के पास इसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। क्लियर हुआ?
तो अब हम सीधे बोल सकते हैं मेटल के पास क्या है, एक मेटालिक लस्टर है, मतलब एक मेटालिक चमक है। क्लियर हुआ कि कोई भी मेटल है अगर उसको आप प्योर स्टेट में देखेंगे तो चमकेगा। लेकिन प्योर स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने लोहे को रगड़ के साफ कर दिया, मतलब उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का था वो एक्चुअल में आयरन नहीं है, वो आयरन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको हम जंग बोलते हैं। जंग क्या है, एक्चुअल में आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो वो एक्चुअल में प्योर आयरन ही है। प्योर आयरन मतलब क्या, Fe। क्लियर हुआ। अब इसके साथ अगर अलग से ऑक्सीजन जुड़ गया तो फिर अब वो आयरन नहीं रह गया। क्लियर हुआ। फिर क्या कह रहा है, देखिए, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। फिर देखिए क्या कह रहा है कि आप ये जो भी मेटल है इनके सैंपल को लेना है। ठीक है, इनके छोटे छोटे पीस लेने हैं। ठीक है, छोटा मतलब इतना पीस ले लो कि मतलब आप काट सको उसको। फिर उसको क्या करना है, काटने की कोशिश करना है एक शार्प नाइफ। शार्प नाइफ मतलब एक जो अच्छे से धार हो। ठीक है, फिर अपने ऑब्जर्वेशन को देखिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक सोडियम मेटल ले लीजिए। ठीक है, और टंग, टंग मतलब याद है ना, वो जो हम पकड़ते थे उसको बोलते टंग। तो पेयर ऑफ टंग से उस सोडियम मेटल को होल्ड कर लीजिए, मतलब पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर। कह रहा है सोडियम मेटल को हमेशा सावधानी से पकड़िए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी लग गया तो वो जल जाएगा। ठीक है, और इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इसी से बचने के लिए देखिए क्या कह रहा है, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। यानी लैब में जो फिल्टर पेपर होता है, तो कह रहा है उस फिल्टर पेपर के बीच में रख के उसको दबा लीजिए थोड़ा, ताकि अगर कोई मॉइस्चर हो तो वो सूख जाए। ठीक है, फिर कह रहा है पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। फिर कह रहा है इसको रख के आप उसको थोड़ा काटने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वॉच ग्लास में रख के। तो कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या देखा। क्लियर हुआ। तो फिर देखिए आगे, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो कह रहा है कि आप नॉर्मली ऐसे देखोगे कि जो मेटल होते हैं वो हार्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा था हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अब यही हार्डनेस अलग अलग मेटल की अलग अलग होता है। जैसे अगर आप लोहे को अगर काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कटेगा, इसी तरीके से कॉपर को भी काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन उसी की जगह पर अगर आप सोडियम को काटेंगे तो वो कट जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, हार्ड तो होता है। अब उसी तरीके से कॉपर का हार्डनेस अलग होता है, लोहे का हार्डनेस अलग होता है। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है, हार्डनेस तो होता है बट अलग अलग मेटल की अपनी अपनी हार्डनेस होती है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में, टेक पीसेज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्टिक इट 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आप इनमें से कोई सा भी मेटल ले लीजिए और उसको एक आयरन के ब्लॉक के ऊपर, मतलब एक लोहे के टुकड़े के ऊपर अलग से एक लोहे को रखिए। ठीक है, फिर रख के क्या करना है, आप इसको हथौड़े से पीटना है। स्टिक मतलब वही, हथौड़े से क्या करना है, इसको पीटना है। ठीक है, थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर दिखाना चाहो तो ये सपोज कीजिए एक लोहे का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, लोहे का ब्लॉक ये, अब इसके ऊपर आपने एक अलग से लोहा रख दिया या कॉपर रख दिया। फिर इसके ऊपर क्या करना है, आपको हथौड़े से इसको पीटना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हथौड़े से पीटने के बाद क्या होगा, फिर देख क्या कह रहा है, रिपीट विद अदर मेटल्स। तो फिर आपको क्या करना है, अलग अलग मेटल को भी रख के इस तरीके से पीटना है। फिर कह रहा है रिकॉर्ड द चेंज इन शेप ऑफ दिस मेटल्स। तो उसके बाद जो भी शेप चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ अलग शेप का होगा, हथौड़े से पीटने के बाद कुछ अलग शेप हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो कह रहा है आप देखेंगे कि इनमें से कुछ मेटल को अगर हम पीटेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट में। ठीक है, शीट मतलब ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, ऐसे फैल के चपटा हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
मेलिबिलिटी। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। यानी मेटल्स क्या होते हैं, मेलिबिलिटी होता है। मेलिबिलिटी मतलब कि अगर आप उसको पीटेंगे तो चपटा हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, इस तरीके का शेप है, ठीक है, ऐसे बॉक्स जैसा शेप है। अगर इसके ऊपर आप हथौड़ा मारेंगे, ठीक है, ये बॉक्स जैसा शेप है, इसको हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा, ये एकदम ऐसा प्लेन शीट सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो शीट में बदलना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। तो कह रहा है कि आपको पता है कि जो गोल्ड और सिल्वर है सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है। यानी कि गोल्ड की आप बहुत पतली एकदम शीट बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतली। तो आप देखते हैं जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है उसमें कितनी पतली पतली गोल्ड की जो शीट लगी होती है, ठीक है ना। आप इतना पतला अगर लोहे की शीट को करना चाहे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर क्या कह रहा है देखिए, कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, विच ऑफ द अबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। ठीक है, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो कि वायर के फॉर्म में मिलता है। तो वायर के फॉर्म में मोस्टली कौन से मिलता है, कॉपर मिल जाता है, कई जगह पे एल्यूमिनियम भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये किस प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, वायर बनाने की प्रॉपर्टी। तो इस वायर बनाने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्लियर हुआ, शीट बनाना मेलिबिलिटी, और जो वायर बनाना उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्लियर हुआ। जैसे कि वहीं पे अगर मैं बात करूं कि ये जो मेरा एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स जैसा कुछ शेप है। अब इसको पकड़ के अगर मैं खींच दूं, इस साइड को पकड़ के खींच दूं तो क्या हो गया, ऐसे लंबा हो जाएगा ना, लंबा हो जाएगा। तो वायर किसका बन सकता है, जो लंबा होगा वही तो वायर बन सकता है। क्लियर हुआ। तो ये जो वायर बनाने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। यानी कोई भी चीज़ को खींच के लंबा कर दे या हो सकता है तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर वो शीट में कन्वर्ट हो सकता है तो बोलेंगे मेलिबिलिटी, यानी एबिलिटी टू बिकम अ शीट, और डक्टिलिटी मतलब एबिलिटी टू बिकम अ वायर। क्लियर हुआ। तो वही देखिए लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी कि कोई भी मेटल की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो एक वायर में कन्वर्ट हो सके उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, और कह रहा है जो गोल्ड है, गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। यानी हर मेटल को खींच के आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादा लंबा करने जाएंगे वो टूट जाएगा। लेकिन जो गोल्ड है ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, मतलब थोड़े से गोल्ड को आप बहुत ही ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। क्लियर हुआ, थोड़े से गोल्ड को आप बहुत ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। इसके लिए देखिए इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। सोच सकते हैं आप कि 1 ग्राम सोने को आप खींच के 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर, सोच रहे ना आप, अंदाज़ा लगा पा रहे 1 ग्राम कितना सा होता है। लेकिन इसी के जगह पे अगर आप कॉपर को या लोहे को खींचेंगे तो टूट जाएगा। क्लियर हुआ। कॉपर तो फिर भी थोड़ा बहुत खींच जाएगा, लेकिन लोहे को नहीं खींच पाएंगे, वो टूट जाएगा। क्लियर हुआ। तो हम वायर किसका बनाएंगे, वायर उसी का बनाएंगे जो आसानी से लंबा हो सके। लेकिन हम गोल्ड का वायर क्यों नहीं बनाते, क्योंकि गोल्ड तो इतना महंगा है, अगर बना भी दिया पता लगा कोई आके चोरी करके लेके चला गया। क्लियर हुआ। तो इसीलिए गोल्ड का बनाते नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो कह रहा है ये कोई भी मेटल से हम अगर अलग अलग शेप बनाते हैं तो वो किस वजह से है, उसकी मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से ही हम किसी भी मेटल को अलग अलग शेप दे सकते हैं। क्लियर हुआ। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर कुकिंग मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो जो खाना बनाने वाले बर्तन बनते हैं उसके एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है डू यू नो वाई दिस मेटल्स आर यूज फॉर कुकिंग वेसल्स। तो कह रहे हैं जो भी मेटल खाना बनाने के लिए यूज़ होता है आखिर में वो उस मेटल का क्यों यूज़ किया जाता है। तो कह रहा है लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर।
तो कह रहा है कि खाना बनाने के लिए इस मेटल के बर्तन का यूज़ क्यों किया जाता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं या फिर एक्टिविटी समझते हैं। ठीक है, तो आइए एक्टिविटी समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अ एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। ये आपको एक कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का वायर लेना है। फिर क्या करना है, क्लैंप दिस वायर ऑन द स्टैंड। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, क्लैंप करना, मतलब इसको दबा के रखना है। ठीक है, इसको क्या कर दिया, दबा दिया या पकड़ा दिया, इसमें क्लैंप में फंसा दिया। फिर क्या कह रहा है, फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। तो ये जो दूर एक सरफेस है, यहाँ पे क्या करना, वैक्स मतलब मोमबत्ती वाला मोम ले लीजिए, उस मोम को लगा के एक पिन मतलब एक कील इसमें फंसा के रख देना है। ठीक है, ये फ्री एंड हो गया, क्लियर। फिर क्या कह रहा है, हीट द वायर विद द स्पीड लैम्प। अब इस वायर को क्या करना है, आपको हीट करना है स्पीड लैम्प से या फिर कैंडल से या बर्नर, मतलब जिससे भी आप गर्म कर सके उससे आपको गर्म करना है। ठीक है, और इसको किधर करना है, जिस साइड में क्लैम्प्ड किया हुआ, मतलब ये जो पकड़ाया हुआ इस साइड में, इधर नहीं गर्म करना है, इधर गर्म करना है, क्लियर हुआ। फिर क्या कह रहा है, देखिए व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम। तो कह रहा है थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा, नोट योर ऑब्जर्वेशंस डज द मेटल वायर मेल्ट। तो कह रहा है क्या ये जो मेटल वायर है ये मेल्ट हो गया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझ में आया। ये स्टैंड है, स्टैंड में क्लैम्प कर दिया मेटल वायर। अब इधर देखिए वैक्स में ये पिन फंसा दिया, ये वाला फ्री सरफेस हो गया। ये बर्नर से इस साइड में गर्म करना है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वायर यहाँ से गर्म होता हुआ चला जाएगा और मोम को पिघला देगा और ये पिन हमारा गिर जाएगा, क्लियर हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम गर्म यहाँ कर रहे हैं, गर्मी यहाँ पहुँच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट कंडक्ट हो रहा है, यानी हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रहा है। तो अगर सोचिए कोई बर्तन है, ये रहा आपका बर्तन, आप नीचे इसके गर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे आप गर्म कर रहे हैं, हीट अगर ऊपर पहुँचे ही ना तो क्या खाने तक हीट पहुँचेगा, जो इसके अंदर आपने सामान रखा है उस सामान को हीट मिलेगा ही नहीं, तो ये पकेगा ही नहीं, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, यानी ये जो हमने बर्तन यूज़ किया इसमें से क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, क्लियर हुआ। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया आपको, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि कितना समझ में आया। तो देखिए इसके बाद इसका कंक्लूजन क्या है, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये मेटल जल्दी पिघल के गिरा नहीं, मतलब ये जो मेटल था हमारे पास, ये जो मेटल का वायर, ये ऐसा नहीं हुआ कि गल के नीचे गिरना शुरू हो गया, ऐसा नहीं हुआ, इतना जल्दी नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जल्दी नहीं पिघलेगा। और क्या है, और कंडक्टर अच्छा है। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर, यानी बहुत ज़्यादा हीट का कंडक्टर किस में होता है, सिल्वर और कॉपर में। ठीक है, उसके बाद देखिए लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और इस तरीके से जो लेड और मरकरी है वो हीट का कंडक्टर बहुत ही पुअर है, मतलब कि इसमें से हीट बहुत ही कम कंडक्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, बताइए बताइए, सिल्वर और कॉपर, और सबसे कम कौन है, लेड और मरकरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एग्जाम्पल देना हो, या फिर जो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट उसका एग्जाम्पल देना हो, तो यहीं से आ जाएगा, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए आपको ये कह रहा है नेक्स्ट एक्टिविटी 3.6 यानी कि चैप्टर 6 एक्टिविटी नंबर 6। तो इसमें देखिए कह रहा है सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2। ये 3.2 के अकॉर्डिंग एक एक्टिविटी बनाना है आपको, ये देखिए, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका बैटरी, ये रहा बल्ब और ये रहा स्विच, ठीक, और उसके बाद ये वायर और इधर से होता हुआ ये वायर, क्लियर हुआ। तो ये आपका हो गया। फिर कह रहा है सेटअप, ये तो सेटअप हो गया। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एज सोन। अब कह रहा है ये जो टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है,
इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, एक मेटल रख देना है बीच में क्या करना है, एक इस तरीके से मेटल रख के दोनों को चिपका देना है। ठीक है। अब अगर कंडक्टर होगा तो क्या होगा, यहाँ से करंट जाएगा, जाके बल्ब को ग्लो कर देगा। लेकिन अगर कंडक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी बल्ब चमकेगा नहीं। क्लियर हुआ। तो मेटल रखते ही क्या होगा, डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो कह रहा है क्या बल्ब ग्लो हो गया, मतलब चमक गया। यहाँ मेटल रखते ही क्या बल्ब चमक गया, तो आंसर है हाँ चमक गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कह रहा अब अगर ये चमक गया तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस इंडिकेट, यानी इसका क्या मतलब है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर बल्ब जल गया तो। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स आर कैरी करंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। तो कह रहा है आपके घरों में जो आता है वायर, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक कोटिंग होता है। ठीक है, हम जिसको प्लास्टिक बोलते हैं, तो उसका एक्चुअल नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म है पीवीसी। या फिर क्या होता है, रबर लाइक मटेरियल। ठीक है, या फिर रबड़ जैसा कुछ होता है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेस। तो कह रहा है ये जो कोई भी चीज़ से हम कोट करते हैं, आखिर में इस वायर को क्यों कोट कर देते हैं, तो कोट इसलिए कर देते हैं क्योंकि वायर में से तो करंट फ्लो होता है, लेकिन वो जो हमने उसके ऊपर पीवीसी का कोटिंग किया है, इस पीवीसी में से करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इससे पहले था हीट फ्लो और यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो। क्लियर हुआ। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सब्सटेंस। तो कह रहा है क्या होता है जब कोई मेटल कोई हार्ड सब्सटेंस पे जाके टकरा जाता है, तो एक आवाज़ आता है अच्छा सा। डू दे प्रोड्यूस अ साउंड। तो हाँ, प्रोड्यूस करता है। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्रेनिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी स्नोरस। तो देखिए, जो आवाज़ प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, स्नोरस। ठीक है, और ऊपर हमने क्या देखा था, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। वही कह रहा है, कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। कि जो आखिर में स्कूल की जो घंटियां होती हैं, ठीक है, जो हमें बताती है कि कौन सा अभी चल रहा है, कौन से टीचर आने वाले हैं, तो वो आखिर में उस घंटी को मेटल का ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मेटल में जैसे किसी भी चीज़ से हम ठोकते हैं तो एक आवाज़ आती है, और उस आवाज़ के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि इतना टाइम हमारा बीत चुका है। क्लियर हुआ। वही कोई नॉन मेटल से अगर आप बनाएंगे तो उतना आवाज़ होगा नहीं, क्योंकि स्कूल तो बड़ा सा होता है, पूरे स्कूल में हमें साउंड चाहिए, तो वो साउंड मेटल ही प्रोड्यूस कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिज़िकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया है मेटल्स की। तो इसके बाद हम देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमें भी लाइक, शेयर और कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।